हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन नोट डाउन करो, ठीक है? ध्यान दो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B, ठीक है? तो यहां पर सवाल बोलता है कि एंगल A और एंगल B जो वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, और cos A का जो वैल्यू है वो cos B के वैल्यू के बराबर है। तो साबित करो कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा, ठीक है? तो बच्चों, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहते हैं, ठीक है? ट्रायंगल के बारे में, ठीक? तो जैसे क्लास 9th में तुम लोगों ने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने सीखा था, ठीक है ना, कि दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यहां पर एक सिमिलैरिटी का कंडीशन होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन लोगों के साइड का रेशियो जो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। बात समझ में आ गया? और सिमिलर है तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है? देखो यहां से समझो कि अगर मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है, मान लो बी ई एफ, ठीक है? अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री, तो डी और ई तो इक्वल होगा ही होगा। और अगर सिमिलर है तो ये इसका हाइपोटेनस बाय इसका हाइपोटेनस ए सी बाई बी एफ इज इक्वल हाइपोटेनस का रेशियो डिवाइडेड और इज इक्वल टू ये इसका बेस और इसका बेस का रेशियो इज इक्वल इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां से क्या पता चला हम लोगों को कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल इस पे बात हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल चैप्टर तो फिर करेंगे, ठीक है? तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को क्या करना होगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट को याद रखना, अभी जो बताया है सो, ठीक है? इसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करना होगा। सो मान लेते हैं कि कंसीडर करो, कंसीडर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल को कंसीडर करो। एक अपना रहेगा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, राइट एंगल्ड एट डी, एंड ट्रायंगल बी ई एफ, राइट एंगल्ड एट ई, ठीक है? दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक है ए डी सी और दूसरा है बी ई एफ, ठीक है? तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको सिमिलर करने वाले हैं, ठीक है? ये एंगल और ये एंगल का बात करना है हम लोग को यहां पर, ठीक? अब जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है cos A जो है वो cos B के बराबर है। cos A जो है वो किसके बराबर है? cos B के बराबर है। तो हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं कि cos जो है, cos A मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस, है ना? cos A मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस और ये बेस। क्लियर है? ठीक है। तो
बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब AD बाई AC इज इक्वल, सेकेंड वाले ट्रायंगल में देखो तो cos B का वैल्यू क्या आ जाता है, BE बाई BF, ठीक है, BE बाई BF, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या इक्वल कर लिए कि cos A जो है cos B के बराबर है, ठीक, तो AD बाई AC इज इक्वल BE बाई BF, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ किस किस साइड का रेशियो है, यहाँ पर देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पर दो ट्रायंगल का बात हो रहा है, ADC और BEF, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, ठीक है, AC को हम यहाँ भेज सकते हैं और BE को इसकी जगह पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, AD बाई BE इज इक्वल AC बाई BF। अब जरा ध्यान दो, AD इस ट्रायंगल का बेस और BE इस ट्रायंगल का बेस, ठीक है। तो यहां पर जरा गौर करो कि AD बाई BE इज इक्वल AC बाई BF हो चुका है ना, मतलब कि बेस का रेशियो इज इक्वल हाइपोटेनस का रेशियो इन दो ट्रायंगल का हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है ये K के बराबर है, किसके बराबर है, मान लो इन साइड का रेशियो और इसका रेशियो किसके बराबर है, K के बराबर। जब ये दोनों इक्वल है तो K दोनों के इक्वल होगा, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो इक्वल मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का रेशियो किसी तरीके से इक्वल साबित कर दिए। अगर साबित कर दिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो गया तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको जरा गौर करो तो AD बाई बी इज इक्वल AC बाई BF इज इक्वल K, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल KBE। अब बोलोगे कैसे लिख दिए KB, ठीक है। तो AD बाई BE इज इक्वल K लिखेंगे, और BE को अगर K की तरफ भेज दिया गया तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल KBE, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल KBF, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल में CD का और इस ट्रायंगल में EF का, ठीक है, FE का, क्लियर। तो अब देखो इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और यहां से अगर हम DC स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरा चेंज करके लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। DC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहां से अगर तुम DC निकालना चाहो तो क्या आएगा वैल्यू, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब तुम फाइंड करोगे EF स्क्वायर, EF का वैल्यू तो कितना आएगा, अंडर रूट इसके हाइपोटेनस यानी कि BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। तो रेशियो कहां निकालें, चलो इस जगह पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो ऊपर में जो है वो किस ट्रायंगल का साइड है, ADC। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, BC बाई EF, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। अब यहां वाला वैल्यू हम लोग इस जगह पर पुट करेंगे। देखो AD का वैल्यू क्या है, AD इज इक्वल टू KBE, ठीक है, और AC का वैल्यू क्या है, KBF, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, तो AC का वैल्यू पहले यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं K का स्क्वायर एंड BF का होल स्क्वायर, मतलब BF का स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू क्या आएगा, K स्क्वायर BE का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय BF स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, ऊपर में के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो अगर के स्क्वायर कॉमन ले ली तो अंदर क्या बच गया, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, और यहां क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, के स्क्वायर है, इसको बाहर निकाला जा सकता है ना? तो ये बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, के, और ये अंदर आ गया बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोगों को? इसको जरा साइड में लिख देते हैं, ये वाला चीज यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो चीज यहां पर है। यहां से कितना आ जाएगा, इसको आगे इधर सॉल्व करें। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये बाहर आ गया अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो वैल्यू वही वैल्यू यहां पर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली अपना डीसी बाई ई एफ भी कितना आ गया, के बराबर आ गया ना? ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अब क्या लिखेंगे फर्दर, डीसी बाई ई एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, ध्यान दो, ए डी बाई बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो, और ये परपेंडिकुलर का भी रेशियो के बराबर आ गया। इसका मतलब अब हम लोग यहां लिख सकते हैं, सो सिंस AD by BE is equal AC by BF is equal DC by EF, ठीक है, इज इक्वल के। ये सब के बराबर और ये भी के बराबर, इस वजह से तीनों का तीनों इक्वल हो गया, तीनों रेशियो। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BEF, ठीक है। और अगर सिमिलर है सो एंगल A इज इक्वल एंगल B, ये प्रूव। बात समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन एनसीईआरटी इसी को फॉलो कर रहा है, इस वजह से हम लोग को एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? इसे उतार लो तुम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से सॉल्व करना बहुत इजी। cot 7/8 क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। cot इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा वैल्यू है cot स्क्वायर थीटा फाइंड करने का, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा लंबा नहीं, ठीक है, वो थोड़ा लंबा चला गया, एक्सप्लेन करना था उसे, इस वजह से थोड़ा वो टाइम टेकिंग था, ठीक है। क्योंकि तुम लोग अगर एक बार समझ जाओगे, अच्छे से फील कर लोगे, तो फिर याद करने का जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स भी रटने का चीज नहीं है। बात समझ में आ गई? समझना है ये चीज को, ठीक है। यहां पर क्या है क्वेश्चन, cot इज इक्वल टू 7/8 दे दिया है। तुमको क्या करना होगा, साइन का वैल्यू निकाल लो एक बार, कॉस का वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि cot जो है, cot 7/8, cot किसके बीच का रिलेशन देता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अच्छा एक चीज हम मिसिंग है, cot थीटा, थीटा ही नहीं लिखे हैं, ठीक है, cot थीटा, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल
तो ये किसके बराबर हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, तो कंसीडर कर लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ एंगल ए पे मेरा थीटा बन रहा है। ठीक है, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी एंड एंगल ए इज इक्वल थीटा। वी आर कंसीडरिंग एंगल ए। ठीक है, तो अगर एंगल ए को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि हमको बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया, हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो यहां से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसके मुताबिक cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाई बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को निकालना है ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कितना कितना वैल्यू है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया 49 प्लस 64। ठीक है, 49 प्लस 64 13 अंडर रूट 113। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, अंडर रूट 113। ठीक है, अब यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे आगे का। ठीक, तो ए सी निकल के आ गया रूट ओवर 113। अब यहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, तो पहले निकाल दो साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट 113। ठीक है, इसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू निकालो। cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना है 7 डिवाइडेड बाई 11 अंडर रूट 113। क्लियर है, तो अब क्या करना है, ये वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, अब हम लोग को इस पे पुट करना है। ठीक, तो इसे तुम लोग उतार लो जल्दी से, फिर आगे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना बस। तो 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट 113 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, इस वैल्यू को इरेज कर रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, तो जरा ध्यान दो, यहाँ क्या है a प्लस बी, इसे a मान लो और इसे b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 1 माइनस 64 बाई 113, यहाँ आएगा 1 माइनस 49 बाई 113। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो 113 माइनस 64 और ये पूरे का एलसीएम हो गया 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 69 113। ठीक है, तो यहाँ ये 113 और ये 113 कैंसिल हो गया। ठीक, 49 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, 113 माइनस 64 तो यहाँ आ जाएगा 49 और 113 माइनस 49 यहाँ आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया नंबर 1 का 49/64। ठीक है, जरा गौर करो, cot थीटा इज इक्वल 7/8
8। ये पूरा रिजल्ट किसके जैसा आ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है, 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। ठीक, ये कैसे आ रहा है? जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेंगे हम लोग आगे लेक्चर में, एक्सरसाइज जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या हो रहा था, कि क्यों इक्वल आ रहा है, कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, इसको जल्दी से उतार दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 2 को सॉल्व करते हैं। 2 काफी आसान है, उसमें तो कुछ करने का नहीं, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लोग पता है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट थीटा हो गया 7/8 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि अपने पास आ गया 49/64। मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है, ये भी कॉट स्क्वायर है थीटा और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उतार लो तुम लोग इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहां पर क्या करना है, दिया हुआ है कि 3 cot a इज इक्वल 4, चेक वेदर दिस इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चेक करना है दोनों सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो 3 गिवन है, 3 cot a बराबर 4, सो cot a इज इक्वल 4/3। अब cot जो है वो किसके किसके साथ रिलेशन रहता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस के बीच का रिलेशन है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग हाइपोटेनस निकाला जा सकता है। तो ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एंगल ए को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बेस कितना है अपना 4 का स्क्वायर, ये थीटा है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25। सो ए सी इज इक्वल 5। ए सी कितना है अपना 5 आ रहा है। ठीक है, तो एच भी अपना निकल के आ गया, एच इज इक्वल आ गया 5। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया। हम लोग क्या निकालना, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का होल स्क्वायर है ना, तो tan ए मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये जो कंसीडरिंग वाला पार्ट है, कंसीडरिंग ट्रायंगल ए बी सी, वो तुम लोग अब लिख सकते हो खुद से, तो तुम लोग लिख लोगे। तो यहां पर हम डायरेक्ट सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना अपना 3 है बाई बेस क्या अपना 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। 16 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25। ठीक है, तो कितना आ गया 7/25 आ गया। ठीक है, ये जो चीज है, ये वाला चीज फिर से हम बता दे रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस लेकर के। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन में जैसा डिटेल में बताया वैसे तुम लोग लिख सकते हो। क्लियर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 7/25। अब हम लोग को क्या फाइंड करने का है, अब हम लोग को फाइंड करना है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए ये कैसे फाइंड होगा, cos का वैल्यू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है,
जो कि इस ट्रायंगल से है, जो कि इस ट्रायंगल से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसमें हम लिख के बता दे रहे हैं, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। समझ गए? अब तो क्लियर है। चलो, तो ए बी का वैल्यू कितना है लिख लो जरा। ए बी यानी कि बेस, तो ये हो गया 4 बाई ए सी मतलब 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व कर लो, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा इसको माइनस करने पे, 7/25। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? उतार लो इसे। ये क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, पूरा एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल 90 डिग्री पे बन रहा है। इफ tan a is equal to 1/√3, tan a का वैल्यू अगर 1/√3 दे दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, sin a into cos c प्लस cos a into sin c। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर cos c पूछ दिया। ठीक है, इसमें बिना ट्रायंगल बनाए काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल बना लिए, 90 डिग्री ए पर बी पर ले लिए, और यहां पर इसके मुताबिक एंगल ए को कंसीडर करते हुए tan a का वैल्यू दे दिया 1/√3, यानी कि इस ट्रायंगल के मुताबिक tan a क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan, यानी कि BC बाई AB इस जगह पर है ना, ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। कब? जब एंगल ए कंसीडर करेंगे तब, इस सिचुएशन में। तो यहां पर हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB कितना ले लो, √3 हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 + 1 यानी √4। सो AC कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, AC का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग के पास तीनों वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है, तो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को AB पता चल गया, AB को ले लिए है √3, AC है 2 और BC है 1। ये हम लोग के पास तीनों वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग अलग से नहीं। तो नंबर 1 को सॉल्व करते हैं पहले, sin a into cos c प्लस cos a into sin c। यहीं पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो sin a एंगल, इसको कंसीडर करते हुए, sin होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा जल्दी बताओ, BC होगा, वेरी गुड। और हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC होगा। cos c का वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या क्या होगा, cos c क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा होगा, एंगल C को कंसीडर करोगे तो BC है ना, BC बाई हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा। अगर भाई इस एंगल को कंसीडर करते हो तो बेस ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर? अब cos a का बात कर लो, cos a यहां पर तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी AB बाई AC इनटू sin C, इसको ले लो, तो sin क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, अगर C को लेंगे तो ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाई AC। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब सही। sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, BC बाई AC, cos C बेस बाई हाइपोटेनस, C ये लिए तो बेस ये, BC बाई AC। ठीक है, cos A तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी AB बाई AC, और sin C यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस AB बाई AC। ठीक है, तो यहीं से पहले हम कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है, BC बाई AC का होल स्क्वायर आ रहा है प्लस AB बाई AC का
होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, BC कितना है 1 और AC कितना है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। समझ गए? 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 3/4 है ना, √3। ये क्या है, ये कैसे होता है ये पता है ना, अंडर रूट स्क्वायर बराबर 3 होता है। कैसे होता है ये, क्या अंडर रूट का मतलब पावर होता है 1/2 और ये होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में क्या होता है 3 का पावर 1/2 इंटू 2, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर 1 यानी 3, ठीक है, तो 3/4। अब इनको जरा ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम सेम है ना, एलसीएम 4 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4, यानी कि आगे 1। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गया नंबर फर्स्ट का 1 आ गया, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, फिर अगला सॉल्व करते हैं। उतार लिए, मिटा दें, चलो ठीक है। अब नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 क्या आ रहा है, नंबर 2 भी इसी तरीके से आसान है। देखो अब तुम लोग ये पहचानने में मास्टर हो गए होगे, है ना, हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। कोई भी एग्जामिनर कैसे भी एंगल बदल के दे दे, निकाला जा सकता है, ठीक, काफी आसान है। तो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, जल्दी से निकाल लेते हैं। cos A यानी बेस बाई हाइपोटेनस, AB बाई हाइपोटेनस क्या हो गया अपना AC इंटू cos C यानी बेस BC बाई AC, ठीक है, माइनस sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी BC बाई AC इंटू sin C, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना AB, तो AB बाई AC, ठीक है। अब जरा गौर करो, दोनों तरफ सेम चीज है, मतलब यहां पर AB बाई AC इंटू BC बाई AC माइनस BC बाई AC इंटू AB बाई AC, सेम हो गया ना, AB इंटू BC बाई AC स्क्वायर माइनस BC इंटू, ये ब्रैकेट में डाल दो, AB बाई AC स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 0, है ना, कुछ नहीं। तो मतलब नंबर 2 का आंसर क्या अपना 0 है, ठीक है, उतार दो। 9 नंबर समझ में आ गया था ना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5। अरे भैया ये क्या कर दिया, यहां पर तो अलग अलग दे रहा था हर बार, यहां 2 के साथ दे दिया, दोनों का सम दे दिया। अब कैसे निकाले, तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी निकल जाएगा काफी आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए, क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए, 8 समझ गए, तो ये क्यों नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इस एक्सरसाइज से मात्र 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सोचना लायक, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि अगर वीडियो लेक्चर 1 देखे हो तुम, तो वो क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 अगर देखोगे तो देखो इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। गिवन है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, सो फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल PQ and R, ठीक है। और एंगल कहाँ लिया जा रहा है, एंगल तो हम लोग अभी तो नहीं बात किया जा रहा है P का ही, तो यहाँ P को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। खैर गिवन क्या है, PQ गिवन है अपने पास, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं होगा। हाँ देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, PR प्लस QR है, ठीक है, ये PR प्लस QR है, ठीक है। तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे प्रोसीड करें, हम लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए PR और QR तो पता होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा ना, ठीक है।
तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। हम लोग को एक बात पता है, क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बचा हुआ दो साइड जो है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। ये पी आर का स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर जरा कैसे बनेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 दिया हुआ है तो यहाँ से पी आर कितना निकल जाएगा, 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा ना। पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। उस वैल्यू पे यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू कितना दे दिया, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, 25 प्लस 6 to 5 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ये हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पर क्यू आर है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर इस क्यू आर को इधर भेजते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इस 25 को इधर ले आओ, 625 माइनस 25 और इस 50 माइनस 50 तो इधर आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा प्लस 50 क्यू आर, ठीक। ये कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाई 50, 50 को नीचे भेज दिए, क्यू आर अपना आ गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा 12। सो क्यू आर इज इक्वल आ गया 12, ठीक है। तो अभी क्यू आर निकला है, पी आर निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से पी आर अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पी आर इज इक्वल 25 माइनस 12। तो 25 माइनस 12 कर लेते हैं, तो अपने पास पी आर आ गया 13, ठीक है। पी आर कितना आ गया 13, मतलब हम लोगों के पास सारा वैल्यू मिल गया। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया है, क्यू आर हम लोगों ने निकाल लिया अभी 12 सेंटीमीटर, और पी आर भी फाइंड कर चुके हैं 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब आराम से निकल जाएगा। साइन पी के लिए क्या करेंगे, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना, क्यू आर हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, पी आर हो गया, ठीक है। तो क्यू आर क्या है 12 और पी आर क्या हो गया 13, मतलब कि 12 बाई 13, ठीक है। कॉस पी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या बोलो जरा, पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर, ठीक है। तो क्या हो गया 5 बाई पी आर कितना है, पी आर कितना है 13, ठीक है। अगला क्या है tan पी, ठीक है, tan ऑफ एंगल पी। tan पी क्या होता है बता दो, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू। तो कितना आ गया आंसर, क्यू आर कितना है, ढूंढो क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये अपना आंसर 12 बाई 13, 5 बाई 13 एंड 12 बाई 5। समझ में आ गया सबको, उतारो जल्दी से। तो ये है अपना आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर तुम अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझे हो तो बना सकते हो। समझ में आ गया ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से, फॉर्मूला याद रखने से नहीं बनेगा, ठीक। तो देखो क्या बोल रहे हैं, और ये इसमें से बहुत सारा चीज जो है जो लेक्चर 1 में ही हम कवर अप करा चुके हैं, ठीक है, तुम लोग को याद आ जाएगा भी देखोगे तो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोलता है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। कैसे 1 से छोटा होगा हमेशा, जरूरी है क्या, स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों है गलत, साबित करते हैं अभी।
tan A, मान लो किसी एक ट्रायंगल का बात कर रहा है, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए यहां पर ले लिए, ठीक। tan थीटा जो है वो किसके बीच में रिलेशन देता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। एक बात हमको राइट एंगल ट्रायंगल का पता है कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है। अब परपेंडिकुलर और बेस का कोई गारंटेड नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होगा या बेस हमेशा बड़ा होगा। इस केस में तुमको बेस बड़ा दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर आ जाए न्यूमरेटर से, तो 1 से तो छोटा होता ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो इसको अगर देख के बोला जाए तो मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू है, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर किया जाए तो 4/7 आएगा इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसी ट्रायंगल में हम नाम बदल दें, इसको C कर दें और इसको A कर दें, अब मेरा एंगल तो यहां बनेगा या नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर हो गया 7, बेस हो गया 4, अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर छोटा 7/4, 1 से बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं। हाँ, एक चीज और, अगर यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है ना, यहाँ अगर 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये 90 है, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 45, ये 90 है, तो दोनों का सम कितना होगा 45, तो एक 45, तो ये भी 45। जब 45 हुआ तो अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनका अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उस केस में बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा और परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है, ठीक, समझ आ गया। तो ये तो क्लियर है कि ये वाला नंबर जो है ये फॉल्स है, ये गलत है। नंबर 2 क्या बोलता है, sec A 12/5, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है, बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी एंगल के लिए sec A का वैल्यू 12/5 आ सके। देखते हैं, हमको तो पता है कि tan sec जो है, सॉरी हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा साइड है। sec का रिलेशन किसके किसके बीच में, जरा बताओ तो, जल्दी बताओ, sec का रिलेशन किसके किसके बीच में। sec का रिलेशन है हाइपोटेनस बाई बेस का, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाँ ये सही है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, हमको पता है। अगर ये 5/12 होता तो पॉसिबल नहीं था, ये तो बड़ा आना ही आना है और 5 छोटा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो कितना हो गया sec A का वैल्यू 12/5, क्लियर है। sec A का वैल्यू कितना हो गया 12/5 हो गया, ठीक। और ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ट्रायंगल की मदद से देख लेते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12। अगर मान लो मेरा ये 5 है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है, ठीक, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये 5 हो सकता है, ठीक है। ये जो साइड होगा ये भी 12 से छोटा ही आएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो इस चीज को लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो ये 2 समझ में आया ना। सेकंड नंबर जो ये करेक्ट है, ठीक है, जस्टिफाइड है, सही है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है। नंबर 3 बोलता है कि cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, गलत। कोसेकेंट किसके लिए यूज होता है, कोसेक के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन, क्लियर। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, फर्स्ट लेक्चर में बताएं कि ये चीज प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है, बात समझ में आ रहा है ना, और ये उसका वेरिएबल है, एंगल है, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स, ये वाला मजेदार, ये भी बताया गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है या नहीं। ये वैल्यू को देखो, 4/3 1 से बड़ा है ना, 4/3 1 से बड़ा है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हाइपोटेनस छोटा है, हाइपोटेनस छोटा हो सकता है, पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं, मतलब कि दिस इज फॉल्स, ठीक, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट कौन सा, वो नंबर बी, नंबर बी जो है वो ट्रू है, बाकी सारा का सारा वैल्यू जो है वो फॉल्स है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये लेक्चर कवर अप हो गया हम लोग का 8.1। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो 8.2 पे आएगा, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट 8.2 में जो एंगल वैल्यूज,
ठीक है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग वीडियो देखोगे, देख करके तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ किसका वैल्यू क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। ठीक, कितना वैल्यू होगा वो तो हम लोग को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग याद भी रखेंगे उस वैल्यू को, लेकिन किसका रिलेशन किसके साथ है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, टेन के साथ है, क्या सब वैल्यू याद रखने की जरूरत है या किसी एक का वैल्यू याद रखेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, सब हम लोग निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे। ठीक, तो अगर इस लेक्चर में कुछ डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस और हम वहां देंगे, वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।